अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 14 रबीसानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सवार पैदल को, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे और कम लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें। और अब सुर्खियाँ। 11-12 नवंबर को वजीर आजम का एपी का दौरा। 12 नवंबर को तेलंगाना में मोदी करेंगे रामागुंडम फैक्ट्री का इफ्तिताह। सिंगारेनी मुलाजिमीन का एहतजाज। 11 नवंबर को गुंटूर में यौम अखिलती बहबूद का इनेकाद। वजीर आला जगन करेंगे शिरकत। मुमताज शख्सियतों में होगी अवार्ड्स की तकसीम। मुनगुडु एमएलए के प्रभाकर रेड्डी ने लिया असेंबली की रुकनीत का हलफ। स्पीकर ने कराई हलफ बर्दारी। गुजरात इंतखाब के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। जडेजा की बीवी और हार्दिक पटेल के नाम शामिल। और अब तफसील। वजीर आजम के विशाखा दौरे के तनाजुर में भारी सिक्योरिटी रखी गई है। विशाखा में 7,000 पुलिस जवान सिक्योरिटी के हवाले से तैनात किए गए हैं। आज से ही आंध्रा यूनिवर्सिटी में आम इंसानों का दाखिला मना है। एयू के इहाते में 13 नवंबर तक नो फ्लाई जोन मुकर्रर किया गया है। वहीं 12 नवंबर को विशाखा ट्रैफिक तहदीदात आयद की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरे से सियासत गर्मा गई है। पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में 12 नवंबर को वज़ीर आज़म दौरा करने वाले हैं। दौरे के इंतजामात का मरकजी वजीर भगवंत कुबे, तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय और दीगर लीडरों ने जायजा लिया। वज़ीर आज़म के दौरे में रुकावट पैदा करने के लिए सिंगारेनी मुलाजिमीन जेएसी ने कॉल दी है। मुलाजिमीन ने सिंगारेनी की कोयले की कानों पर सियाह कपड़ा लगाकर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। वापस जाओ मोदी के नारे लगाए। गुंटूर में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कल यौम कौमी तालीम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मैदानों में कारहाय नुमाया करने वालों को मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वजीर आला जगन मोहन रेड्डी हैं। प्रोग्राम की तैयारियों का गुंटूर एमएलए मोहम्मद मुस्तफ़ा और दीगर कायदीन ने जायजा लिया। అబ్దుల్ కలాం గారి ఆశవాదంతో మరి ఆయన మొట్టమొదటి విద్యాశాఖ మంత్రిగా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఆయన తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా ఆదర్శంగా ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోవడం, మరి అందుకే ఇవాళ విద్య పట్ల ఎంతో మక్కువతో ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. మరి మైనార్టీలకు సంబంధించి కానీ ఎన్ని విధాలైనా సరే ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేసిన 4% రిజర్వేషన్లు కానివ్వండి, అన్ని రకాలుగా కూడా వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు చేస్తూ మరి తీసుకెళ్ళటం, మరి అలాగే ఎల్లుండి జరగబోయే సభకి మరి అందరూ కూడా జయప్రదం చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కూడా కోరుకుంటాం. విద్యా దినోత్సవం సందర్భంగా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి కలాం ఆజాద్ జయంతి సందర్భంగా మన గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు 11వ తారీఖు గుంటూరు నగరాన్ని విచ్చేస్తున్న సందర్భంగా మరి ఈరోజు ఏర్పాట్ల కోసం మనం అందరం కూడా కలిసి గుంటూరు నగరానికి సంబంధించిన నాయకులు మొత్తం కలిసి మరి ఇక్కడ ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతులకు సంబంధించి, ముస్లిమ్స్ సంబంధించి మరి ఆయన చేస్తున్న కృషి, ఎందుకంటే గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ప్రాణాన్ని పోశారు. ముస్లిం మైనారిటీ ప్రాణాన్ని పోసి అంటే 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చేసి ప్రాణాన్ని పోసి వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు తీసుకొచ్చారు. ఆయన ఉన్నప్పుడు, వైఎస్ రాజశేఖర గారు ఉన్నప్పుడు మరి ఎంతో ముస్లింలు ఎంతో బలం చేకూర్చింది. వాళ్ళు అనేక విధాలుగా అన్ని వృత్తులకు సంబంధించి కానివ్వండి, లేకపోతే అనేక ఉద్యోగాలు కానివ్వండి 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చేసి ముస్లిమ్స్ మైనార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళ జీవితాలు వెలుగునించిన వ్యక్తి. అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు 11వ తారీఖు గుంటూరుకు వచ్చి మరి ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ సంబంధించి ఏ విధంగా ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని ఒక ఆలోచన. తర్వాత అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి సంబంధించి, ఎందుకంటే ఆయన మన ఈ భారతదేశానికే రత్నం ముస్లిం సంబంధించి, మరి అలాంటి వ్యక్తికి ఇక్కడ ఒక పండుగ వాతావరణం గుంటూరు నగరంలో జరుగుతూ ఉంది. అందుకని ప్రజలందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాం అన్నమాట. पवन कल्याण के झूठ का इपटम वालों ने फ्लेक्सिस के जरिए मुनासिब जवाब दिया है। अवाम ने कहा कि उनके मकानात मुनहदिम ही नहीं किए गए। गांव वालों ने कहा कि उन्हें किसी की भी हमदर्दी नहीं चाहिए। उन्होंने गांव की तरक्की के हक में अपने मकानात पर फ्लेक्सिस लगाए हैं।
ఇక్కడ మాకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ స్థలం వరకే వాళ్ళు పగలగొట్టుకున్నారు. మేము ముందుకు వచ్చి కట్టుకున్నాం. అది దానివల్ల బాత్రూమ్ పారి గోడలు పోయినాయి అనమాట. అది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వరకు మేము తీసేసుకోమంటున్నాం. ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు తీసేసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి మా ఇళ్ళన్నీ కూల్చేసినాయి అంటున్నారు. కోల్చడం ఏమీ లేదండి, గవర్నమెంట్ వరకే తీసుకున్నారు. మా ల్యాండ్ మాకే ఉంది. మేము ₹1,00,000 తీసుకోకూడదని మేము ఫ్లెక్సీలు పెట్టామండి. తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఫ్రీగా 1,00,000 వస్తుంది అంటారు. 1,00,000 మీరు చూస్తున్నారు. మాకు కోల్చినప్పుడు మాకెందుకండి? మళ్ళీ ఆ అబద్ధాన్ని మేము నిజం చేయాలా? పాది గోడ వరకే వాళ్ళ దాంట్లో ఎందుకండి అనవసరం పాంది ఎందుకు? మన సొమ్ము నష్టం అయితే ఎదురు మళ్ళీ ఈమనొచ్చు పోలేదుగా. ఓ రాష్ట్రం మొత్తం దేశాలు బాగిపోయేటట్టు ఇల్లేదో పడేసినట్టు, ఏది మా పట్టాభూమిలోకి వచ్చి ఇల్లు పడేసినట్టు వాళ్ళు ఐపు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి దీన్ని ఐపుకి తీసుకెళ్ళాడు. ఏది రాజకీయ ఎత్తుగడ ఇది. एस रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि पवन कल्याण की सभा के लिए अराजी मुहैया करने वालों के मकानात को मुनहदिम करने की गुमराहकुन तशहीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी के भी घर को मुनहदिम नहीं किया गया। ఇప్పటమని ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో ఆ తర్వాత డీటెయిల్స్ చెప్పి చూస్తే ఆ ఇప్పటం దగ్గర ఈయనంత ఆవేశానికి అంత కోపం ఎందుకు వచ్చిందనే విషయం, ఆ కోపం ప్రదర్శించడానికి ఆ రోజు అంత ఆవేశంగా ఎందుకు వచ్చారనే విషయం అయితే అర్థం కావట్లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీకి సంబంధించిన సభకు స్థలం ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో ఒక్కరి ప్రహరీ గోడ కూడా కూల్చలేదు. సరే, కూల్చడం కాసేపు ఏ రకమైన ఇదనేది పక్కకు తీస్తే, అసలు నిజంగా ఒకవేళ ఆయన కోపం వచ్చి ఒకవేళ ఆయన అపోహపడడానికి కారణమని ఏదైతే అనుకోవాలనో స్థలం ఇచ్చినందువల్ల ప్రహరీ గోడని, అది వాస్తవం కాదు. ఆ ఉన్న 6 డీటెయిల్స్ తెప్పి చూస్తే 6 8 మంది ఎంతమందో ఇస్తే ఒక్కరు కూడా భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళ గోడ పోలేదు. ఇల్లు పోయిందే అబద్ధం, వదిలేసేయండి. గోడ అనేది కూడా కూల్చలేదు. ग्रेनाइट की मुंतकली में बदउनवानियां अगर हुई हों तो उसकी जांच करानी चाहिए। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने ये बात कही। ईडी और आईटी जांच में ताउन करने का तयखुन देने वाले कमलाकर ने कहा कि अगर जांच में गलती न करने का इंकशाफ हुआ तो शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कमलाकर ने कहा कि ईडी ने जो फाइल्स मांगी उन्हें दे दी गई हैं। దర్యాప్తు సంస్థలు సక్రమంగా చేయాలని మేము భావిస్తున్నాం. ఇది నీకు తెలిసాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. దానికి అందరూ సహకరించాలి. ప్రభుత్వానికి మా గ్రాంట్ సంస్థలు సహకరిస్తాయి, మేము సహకరిస్తాము. నిజంగానే దేశ ఆర్థికమైన మూలాలు దెబ్బతీస్తే ఎవరు ఎంత పెద్దవారైనా ఉంటే డెఫినెట్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ఇది ఈడీ అంటే దేశానికి సంబంధించిన ఆర్థిక మూలాలు దెబ్బతీసేందుకు హవాలా ద్వారా డబ్బులు తెప్పించుకుంటే ఈడీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా అటువంటి ఆరోపణలు ఎవరు ఉంటే గిట్ట నిజాలు తెలిసిపోతే, ఒకవేళ నిజంగానే అటువంటి హవాలా ద్వారా డబ్బులు వస్తే గిట్ట డెఫినెట్ ఈడీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఈడీ వాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి వస్తారు, రావాల్సింది కూడా ఇంట్లో అన్ని కూడా ఎక్కడెక్కడ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుంటారు, వెరిఫై చేసుకుంటారు. నిజంగానే ఉందా ఆరోపణల, నిరాధారణ ఆరోపణలు ఉన్నాయా, నిజంగానే ప్రభుత్వానికి గండి పడ్డదా, ఆ రకంగా చూస్తారు. ఆ రకంగా చేయాలంటే ఒక 2-3 డేస్ మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తారు. మొత్తం చూసుకున్నారు. డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఏం దొరకలేదు. మాకు అటువంటి ఆరోపణలు మాకు లేవు కాబట్టి మా మీద చాలా నిరాధారణ ఆరోపణలు చేసారు. మా ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. డాక్యుమెంట్స్ అన్నట్టు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు సబ్మిట్ చేసుకుంటాం, ఇంకెప్పుడు అడిగినప్పుడు ఇచ్చేస్తాం. అది నిరాధారమైన ఆరోపణ. అది 100% 10 సంవత్సరాలు చెప్పుకుంటున్నాం నిరాధారణ ఆరోపణ. అటువంటి స్కామ్ జరగలేదు, అటువంటి రాయల్టీ ఎగ్గొట్టలేదు. రాయల్టీ ఎగ్గొడితే ఏ ప్రభుత్వం ఉండదు కాబట్టి అది ఏదో ఒక 10 కోట్లు 20 కోట్లు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటుంది. टीआरएस के मुनगुड़ी से नौ मुंतखब एमएलए के प्रभाकर रेड्डी ने आज एमएलए की रुकनियत का हलफ ले लिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने के प्रभाकर रेड्डी को हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, केटीआर और दूसरे मौजूद थे। के प्रभाकर रेड्डी ने हाल ही में मुनगुड़ में मुनक़िदा ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को हराया था। टीआरएस एमएलएस की खरीदारी के मामले में मुलजिमीन को 2 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया गया है। रामचंद्र भारती, नंद कुमार समहा, याजुलू को कल चंचलगुड़ा जेल से राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस मुंतकिल किया गया है। एसीपी दफ्तर में ही एसआईटी टीम कायम की गई जो इन तीनों से पूछताछ कर रही है। सिद्दीपेट जिले में गवर्नर सौंदरा राजन ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी मंदिर में पूजा की। इसके बाद कहा कि कोमरोलू
को रेलवे से जोड़ने में तेजी लाने के इकदाम करने के हवाले से वजारत रेलवे को मकतूब रवाना करेंगी। साबिक वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने अपने हामियों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इसी तनाजुर में तुम्मला की जानिब से पार्टी बदलने से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म है। तुम्मला के इस इजलास पर इंटेलिजेंस महकमे ने भी नजर रखी हुई है। कुछ वक्त से तुम्मला नागेश्वर राव TRS पार्टी से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। इसी तनाजुर में उनका ये इजलास अहमियत का हामिल हो गया है। AP मीडिया एकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास राव ने आज अपने ओहदे का जायजा ले लिया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर अंबाटी रामबाबू, वेणुगोपाल कृष्ण, MLCs उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलू, मानिकवर प्रसाद, लिसानी कमीशन के सदर विजय बाबू और तेलुगु एकेडमी के चेयरपर्सन लक्ष्मी पार्वती भी मौजूद थे। इन सब ने नई जिम्मेदारी संभालने पर KSR को मुबारकबाद पेश की। असद अवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन मुकर्रर करने की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि हिजाब मामले में अवस्थी ने गलत बयानी की थी। अवैसी ने यकसा सिविल कोर्ट को हिंदुस्तानी माशरे के लिए नाकाबिल कबूल करार दिया। मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह की जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है। इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है, मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोग जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को अबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को अबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो सेक्शन 118 जो टेनेंसी एक्ट है, जिसमें कहा क्लियरली वो बोलता है कि कोई हिमाचल का जो आदमी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ही नहीं सकता, तो क्या आप निकाल देंगे उसको? गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी की पहली फहरिस्त में 160 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पहली फहरिस्त में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बीवी रिवाबा जडेजा भी शामिल है। कांग्रेस से मुस्तफी होने वाले हार्दिक पटेल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बीवी रिवाबा जडेजा शुमाली जामनगर हलके से बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करेंगी। रिवाबा जडेजा 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी। रिवाबा जडेजा गुजरात के राजकोट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कामयाबी हासिल की थी। रिवाबा ने 2016 में रविंद्र जडेजा से शादी की थी। विधानसभा नंबर 41 घाटलोडिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज, श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार, श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति, श्रीमती मालती बेन
किशोर भाई माहेश्वरी, विधानसभा नंबर 6 रापर श्री वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह जाडेजा, विधानसभा नंबर 60 दसाड़ा अनुसूचित जाति। हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। हिमाचल प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी और कांग्रेस में असल मुकाबला होगा। G20 इजलास के लोगों में बीजेपी का इंतखाबी निशान कमल लगाने पर कांग्रेस ने एतराज किया है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस ने भी मुल्क में बरसों हुकूमत की, मगर उसने कभी बैनुल अक़वामी स्टेज को पार्टी की तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल सही है, ये बेशर्मी है और हठधर्मी भी है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, पार्टियां बदलती रहती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी आ सकती है। तो ये जो इन्होंने एक परंपरा शुरू की है कि अपने चुनाव चिन्ह को, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है G20 का, उसमें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका वो जो चिन्ह बनाया है उन्होंने, ये गलत है और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में ये इसका लाभ या इसका गलत इस्तेमाल और दूसरे राजनीतिक दल भी करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में जारी है। नांदेड़ में यात्रा के दौरान राहुल गांधी अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जाता है कि शिवसेना के सदर और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। मुल्क में बदतरीन सियासी इंतखाम का रुझान चल रहा है। ऐसे माहौल की मिसाल माजी में नहीं मिलती। ये रद्द-ए-अमल शिवसेना के MP संजय राउत ने जमानत पर रिहाई के बाद दिया है। राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी न देखी है। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं। कोयम्बतूर कार धमाका केस में NIA ने जांच तेज कर दी है। इसी जिम्मन में तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर धावे किए जा रहे हैं। रियासत भर में 47 मकामात में एक ही वक्त पर NIA ने धावे बोले हैं। कोटामेडू, पोनोविला नगर, रत्नापुरी, ओकडम इलाकों में मौजूद मुश्तबा घरों में तनखी की जा रही है। 23 अक्टूबर को कोयम्बतूर में कार में सिलेंडर धमाका हुआ था। इस वाक़े की 15 दिन पहले ही FIR दर्ज की गई थी और NIA इस वाक़े की दहशतगर्दों से ताल्लुक़ की जांच कर रही है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल एडिलेड में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर हिंदुस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए मदऊ किया। हिंदुस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या ने 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बना लिए। कोहली 50 रन बनाकर आउट हुए। दूसरा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम इतवार के रोज पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम न सिर्फ T20 का सेमीफाइनल जीते बल्कि फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब भी अपने नाम करें, ये नए ख्वाहिशात क्रिकेट मद्दाहों ने जाहिर किए हैं। एडिलेड में दिल्ली में मद्दाहों ने अपना रद्द अमल दिया है। स्ट्रॉन्ग तो पाकिस्तान को भी बताया जा रहा था, लेकिन आपने देखा पहले मैच में क्या हाल करा हमने पाकिस्तान का।
और दुआ है इंशाल्लाह आज भी इंडिया ही जीतेगा। तो फाइनल में पूरी उम्मीद लग रही है आपको? हाँ, इंडिया पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्या लगा आज मैच में, क्या सीन है, इंडिया सर? एक ही जिसको सपोर्ट करना है तो इंडिया ही है, फेवरेट्स में ही है इंडिया में। आज कौन लग रहा है, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा? सर एक ही प्लेयर है, बड़े मैचेस का प्लेयर एक ही है, विराट कोहली, तो उसी का ही चलना जरूरी है। तो पूरी उम्मीद लग रही है संडे इंडिया पाकिस्तान? बिल्कुल इंशाल्लाह संडे, इसीलिए तो यहाँ चेयर अप करना है कि संडे इंडिया पाकिस्तान को। और इंग्लैंड को स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है कि उनको 11 बैट्समैन लेके खेलेंगे। सर वो लक साइड है, बस कभी चल गया तो चल गया, वरना इंडिया तो खुद में मजबूत है, बाकी हमारे पास भी बॉलर्स हैं, चल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, चेयर अप करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 11-12 नवंबर को वजीर आजम का एपी का दौरा, 12 नवंबर को तेलंगाना में मोदी करेंगे रामागुंडम फैक्ट्री का इफ्तिताह, सिंगारेड्डी मुलाजिमीन का एहतजाज। 11 नवंबर को गुंटूर में यौम अखिलती बहबूद का इनेकाद, वजीर आला जगन करेंगे शिरकत, मुमताज शख्सियतों में होगी अवार्ड्स की तकसीम। मुनगुड़ू एमएलए के प्रभाकर रेड्डी ने लिया असेंबली की रुकनियत का हल्फ, स्पीकर ने कराई हलफ बर्दारी। गुजरात इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त, जडेजा की बीवी और हार्दिक पटेल के नाम शामिल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।